फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पिछली सीरीज में हमने आर्टिकल 1 के बारे में जाना। आज जानते हैं आर्टिकल्स 2 एंड 3 के बारे में। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में है। यह कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंग्स फिट। आर्टिकल 2 के प्रोविजंस के सोर्स यूएसए व ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जहां कॉन्स्टिट्यूशन एक्विजिशन ऑफ फ्रेश टेरिटरी, एडमिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एटसेट्रा का प्रोविजन करता है, वहीं सेसेशन या ट्रांसफर ऑफ इंडियन टेरिटरीज का कोई प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 1 फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करने की पावर नहीं देता, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैरूबरी यूनियन केस में 1960 में कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ओपिनियन दी कि नो सेशन of territory could be made without a constitutional amendment। इसलिए बैरूबरी टेरिटरी के कुछ पार्ट्स के ट्रांसफर के लिए पाकिस्तान के साथ हुए एग्रीमेंट्स को प्रभावी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 लाया गया। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फर्स्ट शेड्यूल को अमेंडमेंट किया गया, जिसकी दो इफेक्टिव डेट्स थी, एक 28 दिसंबर 1960 और दूसरी 17 जनवरी 1961। इंडिया व पाकिस्तान गवर्नमेंट्स के बीच डेटेड 10 सितंबर 1958, 23 अक्टूबर 1959 एंड 11 जनवरी 1960 को हुए एग्रीमेंट्स के द्वारा कुछ बाउंड्री जो आसाम, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल स्टेट्स तथा यूटी त्रिपुरा के डिस्प्यूट के बारे में थे, उन्हें सेटल करने के लिए यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। इन एग्रीमेंट्स के कारण डिमार्केशन के बाद कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान को ट्रांसफर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट द्वारा एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स लाई गई थी। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में है, जो कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ ए टेरिटरी from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. B. Increase the area of any state. C. Diminish the area of any state. D. Alter the boundaries of any state. E. Alter the name of any state, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president, and unless where the proposal contained in the bill affects the areas, boundaries or name of any of the states, the bill has been referred by the president to the legislature to that state for expressing its views thereon within such periods as may be specified in the reference, or within such further period as the president may allow and the period so specified or allowed has expired। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955, कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा कुछ अमेंडमेंट्स आर्टिकल 3 में की गई थी तथा कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 के द्वारा दो एक्सप्लेनेशंस इस आर्टिकल के प्रोविजो के साथ जोड़ी गई, जो एक्सप्लेन करती हैं कि द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Also, in this article, in clauses A to E, state includes a union territory, but in the proviso, state does not include a union territory. The reorganization of the States Act is thus made under this article.
बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में 1960 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि द वर्ड बिल in the proviso to Article 3 cannot be understood to include amendment of any of the clauses of the bill or any substantial amendment therefore the parliament is not bound to accept or act according to the views of the state legislatures. As Sundaraman Pillai versus V.R. Pattabhiraman etc. में 1985 में माननीय सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 3 में प्रोविजन एटसेट्रा के फंक्शन को इंटरप्रेट कर रही थी तो जस्टिस फजल अली की ऑब्जर्वेशन थी कि ए प्रोविजो में सर्व फॉर डिफरेंट पर्पजेज नेमली qualifying or accepting certain provisions from the main enactment. 2. It may entirely change the very concept of the intendment of the enactment by insisting on certain mandatory conditions to be fulfilled in order to make the enactment workable. 3. It may be so embedded in the act itself as to become an integral part of the enactment and thus acquire the tenor and color of the substantive enactment itself. And 4. It may be used merely to act as an optional addenda to the enactment with the sole object of explaining the real intendment of the statutory provision. As Sundaraman पिल्ले एटसेट्रा में 1985 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू ए स्टैच्यूटरी प्रोविजन इज ए to explain the meaning and intendment of the act itself. B. Where there is any obscurity or vagueness in the main enactment, to clarify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seems to subserve. C. To provide an additional support to the dominant object of the act in order to make it meaningful and purposeful. D. An explanation cannot in any way interfere with or change the enactment or any part thereof, but where gap is left, which is relevant for the purpose of explanation, in order to suppress the mischief and advance the object of the act, it can help or assist the court in interpreting the true purport and intendment of the enactment. And E. It cannot, however, take away a statutory right with which any person under a statute has been clothed or set at not the working of an act by becoming an hindrance in the interpretation of the same. सेशन एक इम्पोर्टेंट टर्म है, किसी टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए यह एक मेथड है। कोर्ट ने AIR 1939 PC 3943 में कहा है कि द वर्ड सेशन consists of voluntary cession by the general consent of the dweller of territory. Cession by ruling power is not necessary. माननीय कोर्ट ने SR बंसाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1973 राजस्थान 49 में भी फिजिकल पोजेशन ऑफ टेरिटरी बाय फोर्स ऑफ आर्म्स के बारे में टिप्पणी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 4 आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय, अब टोटल कितनी स्टेट्स व यूनियन टेरिटरीज हैं वह इसके बारे में लॉज क्या हैं लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।